आज की सबसे बड़ी खबर इस समय यह है, और बहुत ही दुखद खबर है, कि जम्मू कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं और 6 जवान घायल हो गए हैं। यह हमला जम्मू के कठुआ में उस समय हुआ जब सेना की एक टुकड़ी सर्च ऑपरेशन के लिए जा रही थी, लेकिन इसी दौरान आतंकवादियों ने 2 तरफ से सेना के ट्रक को घेर लिया और उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में जिन खतरनाक राइफल्स का इस्तेमाल हुआ वो M4 सीरीज की वही राइफल्स हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को दी थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले करने वाले आतंकवादी इन्हीं राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इसलिए खतरनाक बात है क्योंकि ये राइफल्स बुलेट प्रूफ वाहनों को भी आसानी से भेद सकती हैं, और इस हमले में भी बिल्कुल यही हुआ है। तो सोचिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये राइफल्स इसलिए दी थी ताकि वो आतंकवादियों का खात्मा कर सके, लेकिन अब वही राइफल्स आतंकवादियों के हाथ में पहुंच गई हैं और वो इस्तेमाल हो रही हैं भारतीय सेना के खिलाफ। आज अमेरिका से हमारा यह सवाल है कि क्या वो दुनिया को यह बताएगा कि उसने जो राइफल्स पाकिस्तान की सेना को दी थी वो आतंकवादियों के पास कैसे पहुंच गई, और क्या इस मामले में अब अमेरिका की जवाबदेही तय होगी, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बताता है। 4 जून को जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, तभी से जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं, और इनमें भी आतंकवादी कश्मीर की जगह अब जम्मू को अपना निशाना ज्यादा बना रहे हैं। यानी जो पूरा एक्शन है आतंकवादियों का वो घाटी से हटकर अब जम्मू की तरफ ज्यादा आ रहा है। 4 जून से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 24 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 18 आतंकवादी हमले जम्मू में हुए हैं, और वो जम्मू जो पहले शांत था वो जम्मू अब बार बार आतंकवादी हमलों का शिकार हो रहा है। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि जम्मू में इस समय पाकिस्तान से आए 35 से 40 आतंकवादी सक्रिय हैं, और ये आतंकवादी भारतीय सेना के वाहनों और उसके कैंप्स को अपना निशाना बना रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। और ये हमले 4 जून के बाद, यानी जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, जब से यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तीसरी बार भी आ रही है, उसके बाद से ये आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। इन आतंकवादी हमलों का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि भारत में इस बार सरकार बदली नहीं। आतंकवादियों ने बहुत चाहा, पाकिस्तान ने बहुत चाहा कि इस बार सरकार बदल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आतंकवादी इस तरह पूरी तरह से हताश हो गए और बौखलाहट में अब वो ये हमले कर रहे हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आतंकवादी लोकसभा चुनावों के दौरान जम्मू कश्मीर में ज्यादा मतदान होने से भी काफी परेशान है, और उन्हें लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया तो इन आतंकवादियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, और इसी वजह से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अचानक से अपने हमले बढ़ा दिए हैं। तो यह एक चिंताजनक खबर है जिस पर पूरे देश की नजर जानी चाहिए, और आज हमें इस बात का बहुत शोक है, बहुत दुख है कि हमारे 4 जवान इस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। और जो खास बात है वो ये है कि इसमें अमेरिका में बनी राइफल्स का इस्तेमाल हुआ है, वो राइफल्स जो अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को दी थी। और दूसरी बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार, जब से उनकी सरकार आई है, तीसरी बार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार ये आतंकवादी हमले अब जम्मू कश्मीर में बढ़ गए हैं। आपको याद होगा जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था प्रधानमंत्री मोदी का, उस दिन भी आतंकवादियों ने ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर में हमला किया था। अब हम आपको आज की सबसे फ्लॉप खबर बताएंगे, सबसे फ्लॉप खबर दिखाएंगे, जिसमें ना तो मसालेदार राजनीति है, ना ही कोई विवाद है, ना ही कोई हंगामा है, ना ही कोई मनोरंजन है। और हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपना चैनल चेंज कर देंगे क्योंकि ये एक फ्लॉप खबर है, लेकिन ये देश के काम की खबर है, देश के लोगों के काम की खबर है। और ये खबर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिसने हर साल की तरह इस बार भी बारिश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और भारत के बड़े बड़े स्मार्ट शहरों की पोल खोल दी है। हम इन्हें कहते तो हैं कि ये स्मार्ट शहर हैं, हम ये दावा तो करते हैं कि हम स्मार्ट शहर बनाएंगे, लेकिन इन स्मार्ट शहरों की क्या हालत है, ये कितने असहाय हो चुके हैं, आपको देखना चाहिए। और इन स्मार्ट सिटीज में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई भी है, जहां भारी बारिश की वजह से 100 से ज्यादा सड़कें जल भराव के कारण आज बंद हो गई, ठप हो गई, और 14 से ज्यादा अंडरपास
आज वहां पर जल समाधि ले चुके हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप किसी स्मार्ट सिटी यानी स्मार्ट शहर की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि इसमें स्मार्ट जैसा कुछ नहीं है। कई सड़कें बारिश के पानी की वजह से धंस चुकी हैं और उन सड़कों में भी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। ये भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी जिसे हम कहते हैं। ये वो शहर है जहां सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं और रेलवे ट्रैक्स पर इतना पानी भरा हुआ है कि वहां ट्रेन नहीं बल्कि अब नाव चलाई जा सकती हैं। और इस जल भराव के कारण मुंबई डिवीजन की बहुत सारी ट्रेन रद्द हुई, जबकि लो विजिबिलिटी के कारण 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया। और इन सारी अव्यवस्थाओं में मुंबई के स्मार्ट शहर होने का दावा दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। और यहां बात सिर्फ एक मुंबई की नहीं है। पहले तो आप मुंबई के अलग अलग जगहें देख लीजिए। ये मुंबई के अलग अलग स्थान हैं, नाम जरूर अलग हैं लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं, परेशानियां एक जैसी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ने जिस तरह से दम तोड़ा है, आत्मसमर्पण किया है, वो कहानी एक जैसी है। आज मुंबई में आप ना तो रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, ना हवाई अड्डा जा सकते हैं, ना सड़क के मार्ग से कहीं पहुंच सकते हैं। और यह है मुंबई, अरबपतियों का शहर। अब देखिए, आर्थिक राजधानी के बाद अब आपको लाते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर सबसे शक्तिशाली लोग रहते हैं। मुंबई में तो पैसे वाले लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी। लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग रहते हैं। दिल्ली में सांसद रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, हाई कोर्ट के जज रहते हैं। दिल्ली में पूरी भारत सरकार रहती है। दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री रहते हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में भी स्मार्ट शहर का यह दावा आज शर्म से सड़क के अंदर धंस चुका है। और ये गड्ढे आपको बता रहे हैं कि दिल्ली का भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से कितना कमजोर और कितना खोखला है। लटियंस दिल्ली यानी वो इलाका जहां देश भर के सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, उसे लटियंस दिल्ली कहते हैं। सबसे पॉश और शक्तिशाली इलाका है दिल्ली का। उस दिल्ली की ये वही सड़क है जो हर साल जरा सी बारिश में धंस जाती है। और इस बार भी इस सड़क ने निराश नहीं किया, इस सड़क ने धोखा नहीं दिया। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे ठेकेदार, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग, सड़क बनाने वाले लोग, वो तो धोखा दे रहे हैं, लेकिन देखिए सड़क बिल्कुल धोखा नहीं दे रही। और इसमें इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि एक मोटरसाइकिल इस गड्ढे के अंदर आराम से समा सकती है। और यहां बात सिर्फ मुंबई और दिल्ली की नहीं है, ये सड़कें अपनी कहानी आज खुद बता रही हैं। अब आप लखनऊ के विकास नगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। जगह के नाम पर ध्यान दीजिएगा, विकास नगर, जहां का विकास हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के बीचों बीच 20 फीट गहरा गड्ढा विकास नगर में हो गया और विकास नगर में बेईमानी वाले विकास की पोल खुल गई। लखनऊ की यह वही सड़क है जहां पिछले साल भी इसी तरह से सड़क धंसने के बाद एक गाड़ी उसमें समा गई थी। और इस बार भी इस सड़क ने पहली बारिश में ही दम तोड़ दिया। और यहां आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ भी भारत के स्मार्ट सिटीज यानी स्मार्ट शहरों की सूची में आता है। एक और स्मार्ट शहर देख लीजिए। ये भारत के वो 3 शहर हैं जहां पिछले 20 वर्षों में विकास के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि ये बारिश में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है। तो कहानी एक ही है, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो। और जब इन सड़कों में गड्ढा होता है, जब ये सड़कें टूटती हैं, तो ये सड़कें बेईमानी की कहानी खुद ही बता देती हैं। ये सड़कें खुद आपको बता देती हैं कि यहां पर कितनी बेईमानी हुई है, यहां पर कितनी रिश्वत खाई गई है। मुंबई का बीएमसी भारत का सबसे अमीर नगर निगम है, जिसका वार्षिक बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली के नगर निगम का वार्षिक बजट 16,000 करोड़ रुपए है और लखनऊ के नगर निगम का वार्षिक बजट 2,865 करोड़ रुपए है। और इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वहां की सरकारें और लोक निर्माण विभाग भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है। और ये सारा पैसा आपकी जेब से ही जाता है, जो पैसा आप टैक्स के जरिए सरकार को देते हैं। और मैं यहां सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे टैक्स, हमारे देश की हर जनता, गरीब से गरीब आदमी भी सरकार को टैक्स देता है। इनकम टैक्स देने वाले लोग तो बहुत कम होंगे,
लेकिन आज आप बाजार में जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी सेवाएं लेते हैं, उन सब पर आप टैक्स देते हैं। आप सरकारों को टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं, उसी पैसे को ये सरकारें इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती हैं, सड़कें बनवाती हैं, पुल बनवाती हैं, फ्लाईओवर बनवाती हैं, अंडरपास बनवाती हैं, और ये आपको बताती हैं कि आपके लिए स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि स्मार्ट शहरों में स्मार्ट वो नेता हैं, वो सरकारी अफसर हैं, वो ठेकेदार हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फ्रॉड करके अपने लिए तो शानदार और बड़े बड़े भव्य महल बना लेते हैं। ये स्मार्ट हैं असल में, लेकिन लोगों के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो एक बारिश में ही धंस जाता है। इसलिए स्मार्ट हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, स्मार्ट हैं नेता, स्मार्ट हैं ठेकेदार, और जनता जिसके पैसे से सब हो रहा है उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में जब केंद्र सरकार ने भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने के लिए स्मार्ट आपको लेकर चलते हैं रशिया की राजधानी मॉस्को, जहां अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक प्राइवेट डिनर के लिए आमंत्रित किया है, और इस डिनर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर पर गुजराती डिश बनाई गई है। और ये प्राइवेट डिनर रशिया के राष्ट्रपति आवास में नहीं, जो आधिकारिक राष्ट्रपति आवास है वहां पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के अपने प्राइवेट घर में ये डिनर होगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है वो कितनी पर्सनल है और कितनी गहरी है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को पहुंचे तब रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें रिसीव किया, जबकि पिछले साल जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया आए थे तब उन्हें भी रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने ही रिसीव किया था, और जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से पद में छोटे होते हैं। यानी प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट दिया है, बहुत सम्मान दिया है। और इन तस्वीरों के बाद अब आपको हम सीधे लेकर चलते हैं मॉस्को, जहां मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। और गौरव से हम पूछते हैं, गौरव, प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है, इसकी कुछ खास बातें, कुछ बड़ी बातें हमारे दर्शकों को आप सरल भाषा में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा रूस भी इसे ऐतिहासिक बता रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बने तो पहले देश जिस यात्रा के लिए गए द्विपक्षीय बातचीत के लिए वो रूस है। ये दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। ऐसी परिस्थिति में जब पश्चिमी देशों की कोशिश लगातार ये रही है सुधीर जी कि किस तरह से रूस को अलग थलग किया जाए, भारत के प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है कि भारत मजबूती से अपने मित्र रूस के साथ खड़ा है। साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उस औपचारिक डिनर पे बातचीत करेंगे, और ये कई घंटों तक वन ऑन वन डिनर है, यानी उस डिनर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के
डाचा में, उनके फार्म हाउस में, रूस के बिल्कुल मॉस्को के बिल्कुल बाहर वो फार्म हाउस है, डाचा है, उसमें केवल भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति और उनके इंटरप्रेटर्स होंगे। कोई अधिकारी नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो उसमें जो बातचीत होगी वो खुलकर बातचीत होगी इन संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए। गौरव, मैं एक बात ये जानना चाहता था गौरव, ये जो डिनर है, ये राष्ट्रपति पुतिन का जो औपचारिक राष्ट्रपति निवास है वहां पर नहीं हो रहा, बल्कि उनके घर पर हो रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके एक निजी घर पर, प्राइवेट घर पर हो रहा है, प्राइवेट हाउस में हो रहा है। इसका क्या मतलब लगाया जाए? तो ये संदेश रूस के राष्ट्रपति न केवल भारत के प्रधानमंत्री को बल्कि मोदी उनके कितने घनिष्ठ मित्र हैं कि वो उन्हें अपने डाचा में, अपने फार्म हाउस में डिनर के लिए बुला रहे हैं, और केवल उन्हें और किसी अधिकारी को नहीं, किसी मंत्री को नहीं, ताकि दो मित्रों के बीच खुलकर बातचीत हो बिना किसी संकोच के। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके इंटरप्रेटर्स होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में बातचीत करेंगे, रूस के राष्ट्रपति रूसी भाषा में बातचीत करेंगे, तो केवल उनके इंटरप्रेटर्स वहां पर होंगे, और उससे कल होने वाली औपचारिक बातचीत को दिशा और दशा दोनों मिलेगी। किस दिशा में दोनों, यानी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी इस संबंध को आगे ले जाना चाहते हैं, वो आज रात तय हो जाएगा, और बहुत महत्वपूर्ण बातें इससे निकल कर आएंगी। इस बैठक में, इस यात्रा में लगभग 8 घंटों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ होंगे। 8 घंटे एक साथ बिताना 24 घंटे यानी 2 दिनों में, ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है दोनों देशों को और दुनिया को भी। संबंध किस तरह बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश ये है कि युद्ध का सॉल्यूशन जो है, समाधान जो है, वो युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता। ये बहुत स्पष्ट है। तो ये समाधान केवल शांतिप्रिय तरीके से बातचीत के जरिए निकल सकता है, और न केवल भारत बल्कि जितने विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ, उनकी कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए हल निकले, ताकि जो समस्या, चाहे ईंधन की समस्या हो, फर्टिलाइजर्स की समस्या हो, खाने की समस्या हो, गेहूं और अनाज की समस्या हो, जो दुनिया को इस युद्ध की वजह से हो रही है, वो विकासशील देशों पर कम से कम असर हो। दूसरा, भारत की टॉप प्रायोरिटी है, जो लगभग 35 से 50 लोग गलती से यहां आ गए और फिर रूस ने उनको ऑपरेशंस के लिए भेज दिया यूक्रेन में, उनमें 4 की मौत हो गई, 10 तो वापस आ गए हैं, बाकी जो है करीब 25 या 35, उनको सुरक्षित भारत लाया जा सके, ये भारत की प्राथमिकता है। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस बैठक का मेन एजेंडा है। अब तक डिफेंस पर फोकस रहता था, अब व्यापार, वाणिज्य और फ्यूचर टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंगेजमेंट, ये मेन बातचीत का मुद्दा रहेगा अगले 24 घंटों में। सुधीर जी गौरव, इस एजेंडे से हटकर आप वहां पर एक सड़क पर खड़े हुए हैं, और आप तो जानते हैं भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो बड़ी पुरानी है। भारत की फिल्में, हिंदी गाने वहां पर देखे जाते हैं, और वहां की जनता भी भारत को अपना दोस्त समझती है। आज जब आप वहां पर गए हैं, आम जनता के साथ जो आपका एक इंटरेक्शन हुआ है, जो वहां के लोग हैं जो आपको मिले होंगे, वो आज के भारत के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या वो दोस्ती जो पहले सड़कों पर दिखाई देती थी, क्या आज भी वो आपको दिखाई दी? उससे कहीं अधिक अब दिखाई देती है, क्योंकि रूस भी ये जानता है कि अगर कोई सशक्त प्रजातंत्र रूस के साथ खड़ा है तो वो भारत है। यहाँ के अखबार हो, यहाँ के लोग हो, बहुत गर्मजोशी से आकर मिलते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है उनके देश के लिए भी। जब आप उनसे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो लोग आए थे, इसमें कई लोग ऐसे थे जो कथक हो, भरतनाट्यम हो, ओडिसी नृत्य हो, वो महिलाएं उसको सीख रही हैं। उनमें से एक से मैंने बातचीत की, और जब मैं बातचीत कर ही रहा था तो वो घुंघरू पहनने से पहले उन्होंने अपने माथे पर वो घुंघरू लगाया, आंखों पर लगाया और फिर पहना। ये भारतीय संस्कृति, उसको पूरी तरह से उन्होंने अपना लिया है।
भारत उनका एक बहुत फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है। न केवल गोवा बल्कि हिमाचल प्रदेश और अब भारत के कई और भागों में वो जाना चाहते हैं। 50 और 60 के दशक में इंडोलॉजिस्ट बहुत भारत आए और बने, यानी जो भारत की संस्कृति इतिहास के बारे में जानते थे। नई पीढ़ी बॉलीवुड से भी जुड़ रही है, हिंदी फिल्मों के, हिंदी डांसेस को, और भारत को और जानना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं। आत्मीयता भारत के प्रति बहुत है यहाँ के लोगों में। जी गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।